हेलो हेलो हेलो। हाँ जी भाई, आवाज आ रही है? इन द चैट बॉक्स, ऑडिबल ऑडिबल। All right, so hello everybody and welcome to the session. Welcome to the lecture number 4 of our chapter Some Basic Concepts of Chemistry. Please let me know in the chat box, am I clearly audible and visible to all of you? Hi, good evening everyone. एक बार बता दो, क्या मैं क्लियरली ऑडिबल और विजिबल हूँ? क्लियरली नहीं होता हमारी क्लास में भाई, कुछ भी क्लियरली नहीं होता हमारे यहाँ, सब कुछ क्लियरली होता है। ऑडिबल विजिबल, ऑडिबल विजिबल, चलो परफेक्ट। नो साउंड अभी साउंड आ गया ना? ठीक है, चलो ठीक है, अभी साउंड आ गया, परफेक्ट। सो कैसे हो आप सभी लोग? बता दो, मंडे की क्लास भी नहीं हुई थी तुम्हारी। मंडे को ऐसे बिना बताए जो मैंने छुट्टी ले ली है, कैसा लगा तुम्हें? कैसा लगा ये जान के कि मैम ने बिना बताए छुट्टी ले ली? हाँ, अरे यार थोड़ा सा काम आ गया था, मतलब मुझे वापस लखनऊ आना था, तो मुझे थोड़ा काम था, तो उस वजह से, और फिर उसके बाद टिकट्स मिल ही नहीं रही थी, तो वो बाय मिस्टेक थोड़ा सा ऐसे क्या ही बोले, थोड़ी सी गलती हो जाती है यार, पता नहीं तुम्हारे साथ होती है नहीं। वो क्या कहते हैं, रात के 11 बजे की जगह दिन की 11 बजे वाली जो, ठीक है, कोई भी इस पे बात नहीं करेगा, कोई भी इस टॉपिक को अपनी क्लास के बाहर नहीं जाने देगा, दुनिया वालों को पता नहीं चलने देगा मैंने जो हरकत करी है। तो रात के 11 बजे की जगह दिन के 11 बजे, मतलब सुबह के 11 बजे की मैंने कर दी थी। और ये बात मैंने किसी को नहीं बताई अभी तक एक्सेप्ट यू पीपल, मतलब मैंने यूट्यूब मैनेजर को भी ये बात नहीं और किसी को भी ये बात नहीं पता है, तो तुम में से कोई ये बात बाहर लीक नहीं करेगा, वरना बेटा एक एक को पकड़ के कुछ नहीं कर पाऊंगी मैं, ऑनलाइन पढ़ाती हूँ मैं, है ना। सो स्टार्ट करें आज का सेशन, लेक्चर 2। एक तो भाई जो परेशान किया है तुम लोगों ने लेक्चर 2 के लिए, मतलब यूट्यूब, इंस्टाग्राम, पूरी दुनिया में लेक्चर 2 ही चल रहा है, केवल पूरी दुनिया में बस एक ही चीज आ रही है और वो है लेक्चर 2 कहाँ है। हाँ बेटा, थोड़ा सा मतलब कुछ नहीं तो शर्म ही कर लो यार, मतलब हो जाएगा लेक्चर 2 अपलोड हो जाएगा, इतना क्या तुम्हें लेक्चर 2 के पीछे पड़ना है? मतलब ठीक है, वो ऐप अपडेट की वजह से लेक्चर 2 अपलोड नहीं हो पा रहा था, और अब दरअसल लास्ट क्लास में आप लोगों ने मुझे बात बोली भी थी, तो मैंने आपकी क्लास के तुरंत बाद जाके सर से बात करी थी जो टेक टीम के हेड हैं, तो उन्होंने ये बोला था कि वो 24 से 48 आवर्स लेगा अपलोड होने में, ठीक है। बट अब मैं बता नहीं सकती थी क्योंकि क्या कहते हैं, क्लास अपनी एंड हो गई थी। मैंने उनसे बोला था नोटिफिकेशन एक बार आपको वो डलवा दे, अब पता नहीं नोटिफिकेशन आपको आया या नहीं, लेकिन उसके अलावा मतलब ये बताओ, इतना कौन लेक्चर 2 करता है? हर जगह आपने लेक्चर 2 लिख डाला है, मेरे डीएम्स पूरे भर चुके हैं, वो भी हटाओ, उससे भी कोई दिक्कत नहीं, कमेंट्स भर चुके हैं पूरे, तो लेक्चर 2 मिल जाएगा बेटा, मिल जाएगा तुम्हें लेक्चर 2, हम नहीं खाएंगे तुम्हारा लेक्चर 2, ठीक है। तो अगर अभी तक अपडेट नहीं हुआ तो अपडेट हो जाएगा। आई गेस आपकी चैट्स मेरे ख्याल से मुझे सारी दिख नहीं रही हैं, मे बी आप चैट्स का आपको ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, शायद मे बी, क्योंकि ऐसे ही होता है तभी ये चैट्स नहीं दिखती है, तो शायद गलती से चैट्स म्यूट, सॉरी प्राइवेट की जगह उन्होंने म्यूट ही कर दिया, तो मैं एक बार सही करवा लेती हूँ ये भी, ठीक है। तुम्हें यारा वो समझ रहे हो? हेलो उदय, तुमने चैट्स म्यूट ही कर दी, बच्चे को चैट्स ही नहीं दिख रही है। मैम उसमें वही कह रहा था मैं, वही ऑप्शन नहीं आया। अरे अरे यार उसको, अशोक भैया को एक बार पूछ लो। हाँ हाँ, सिर्फ प्राइवेट करना, म्यूट नहीं करना ना। प्राइवेट नहीं करते थे बच्चों को, वो मैम भी तो एक स्टूडेंट है ना, कोर्स लेके रखा है, तो उनको थोड़ी दिखेगा। हाँ मैम। ओ अरे यार ऐसा मत करो यार, अब मैं कैसे पढ़ाऊंगी, मुझे चैट्स चाहिए होंगी बच्चों की, हटा दो फिर, मतलब पब्लिक कर दो, कल देखते हैं इसका कुछ सोल्यूशन, देखते हैं अपन शाम को। ठीक है, अब पब्लिक कर दो। ठीक है। क्या दिन आ गए यार मेरे मेरे कोई, क्या करूं मैं लाइफ में। हाँ, मैंने खुद ने स्टूडेंट आईडी से लॉगिन किया हुआ है, तो मैं खुद ही बोल रही हूँ कि चैट्स प्राइवेट कर दो, और वो प्राइवेट मेरे लिए ही प्राइवेट हो जा रही। चलो आज पब्लिक चैट्स, आज मस्त चैट्स पब्लिक है बेटा, आज एक दूसरे से एक भी बात कर ली ना तुमने, मैं तुमको सच बता रही हूँ, मैं तुम्हें घर आके पीट दूंगी, ठीक है। चलो, तो पब्लिक चैट्स का फायदा ना उठाया जाए, चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दिया जाए। लेट्स गेट स्टार्टेड विद लेक्चर नंबर 4। आपको लेक्चर 2 मिल जाएगा, मैं फिर से एक बार बोल दूं अगर अभी तक नहीं मिला है तो, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द गे-लुसाक्स लॉ। अच्छा, हमने कुछ लॉ पढ़े थे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, हमने पढ़े थे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस लिख लेते हैं यहाँ पे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में टोटल थे
टोटल थे 5-6 लॉ थे, है ना। तो भाई एक लॉ हमने पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। फिर हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास के बाद हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शंस, है ना। यस मैम। फिर पढ़ा था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, है ना। तो आई होप सो आपने ये एक बार रिवाइज कर लिया होगा, है ना। फिर फोर्थ लॉ आएगा हमारे पास गेल-साक्स लॉ, गेल-साक्स लॉ, एंड फिफ्थ आएगा एवोगाड्रोस लॉ। आज मेरी राइटिंग बड़ी खराब बन रही है क्योंकि ये जिसमें मैं पढ़ाती हूँ ये वो नहीं है, ये दूसरा वो है, तो इसमें लिखा ही नहीं जा रहा है। ठीक है, चलो थोड़ी सी दिक्कत समस्या प्रॉब्लम आएगी 1-2 दिन, मुझे सही हो जाएगा सब कुछ। चलो भाई, तो ये हो गया, ठीक है ठीक है, चलो परफेक्ट परफेक्ट। अब ये 5 लॉ में से आई होप आपको सारे लॉ याद होंगे, है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होता था। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, नो मैटर विच सोर्स द पर्टिकुलर कंपाउंड हैज बीन ऑब्टेन्ड, उसका जो रेशियो बाय मास रहेगा, रेशियो बाय वॉल्यूम रहेगा, रेशियो जो प्रोपोर्शंस बेसिकली रहेगा बाय मास, इट विल रिमेन सेम। जैसे वाटर है तो वो 1:8 के ही फॉर्म में हमेशा रहेगा, ठीक है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस पढ़ा था कि अगर कोई 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट मिले, या 2 एलिमेंट मिले, बेसिकली 2 एलिमेंट मिले और मोर देन 2 कंपाउंड बनाने लगे, 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी बना रहे हैं, तो अगर आप इसमें देखोगे तो किसी एक का मास सेम होगा और दूसरे का डिफरेंट होगा, तो जो डिफरेंट मासेस है उसका जब आप रेशियो निकालोगे तो वो एक होल नंबर रेशियो आ जाएगा, छोटा सा होल नंबर रेशियो आ जाएगा, जैसे 1:2, 2:1, 3:2, 3:1 ऐसे टाइप ऑफ रेशियो आ जाएगा। अब हम आते हैं गेल-साक्स लॉ, जिसके बारे में एक ओवरव्यू में देके गई थी कि ये लॉ केवल और केवल एप्लीकेबल होता है गैसेस में, ये लॉ सिर्फ और सिर्फ गैसेस में एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो हमने बोलता है व्हेन गैसेस रिएक्ट दे डू सो इन वॉल्यूम, कभी भी कोई भी गैस रिएक्ट करती है ना तो वो वॉल्यूम के टर्म्स में करती है। अच्छा एक चीज याद रखो, जब मैं बोल रही हूँ वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम नहीं दिया होगा तो हम क्या करेंगे मैमड़ा, अरे ऐसा कुछ नहीं है। अगर वॉल्यूम नहीं दिया होता तो मैंने आपको बताया बैलेंसिंग के टाइम पे जो आप वैल्यू लगा रहे हो, जैसे आप बोलते हो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, मतलब मैम जैसे ये आगे वैल्यू लगी ना 2, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 2, तो ये जो वैल्यू है इसे बोलते हो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, और ये स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ही उसका वॉल्यूम का रेशियो बता सकता है, ठीक है। तो मतलब इसका आंसर हो जाएगा 2:1:2, और ये वाटर का आप 2 तभी लिखोगे जब ये क्या है, जब ये है मैम हमारे किस स्टेट में, गैसियस स्टेट में है, क्योंकि ये लॉ सिर्फ और सिर्फ गैसियस में एप्लीकेबल होता है। तो चलो पढ़ते हैं क्या लिखा है, वो बोल रहे हैं व्हेन गैसेस रिएक्ट दे डू सो इन सिंपल मल्टीपल रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स, कभी भी गैसेस आपस में रिएक्ट करेंगी तो छोटे छोटे मल्टीपल रेशियो में रिएक्ट करेंगी वॉल्यूम्स के टर्म में, और अगर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी गैसियस है तो वो भी एक सिंपल होल नंबर रेशियो बनाएगा। और अगर मैम गैसियस नहीं होता, तो गैसियस मान लो नहीं होता ये वाटर, तो इसको हटा दो, फिर हमारा आंसर हो जाता है 2:1 केवल, ठीक है। और अगर ये भी गैसियस है 2:1:2 हो गया, ठीक है। तो बेसिकली जो आगे वैल्यू लगी है इसका रेशियो लिख दिया है हमने, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही कांस्टेंट रहेगा, चाहे आप एवोगाड्रोस लॉ की बात करो चाहे आप गेल-साक्स लॉ की बात करो, दोनों में ही टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। इसको गेल-साक्स जी ने इस लॉ के बारे में बताया था 1808 में, और ये सिर्फ और सिर्फ गैसियस में एप्लीकेबल होता है। अब आप सोच रहे होंगे इस लॉ का फायदा क्या है ना, क्या काम है मैम, है ना, क्या काम है इसका, तो इसका काम समझो। कभी भी आपको किसी गैसेस का वॉल्यूम निकालने में हेल्प कर सकता है, मतलब मैम जैसे मान लो किसी एक का वॉल्यूम ना देता हो तो आप उसे कैलकुलेट कर सकते हो इससे। तो गेल-साक्स लॉ का काम यही होता है कि वो हमें गैसेस के वॉल्यूम से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो जनरली इस लॉ से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार रिपीट करें, गेल-साक्स लॉ एक गैसियस लॉ है, ठीक है, विच इज एप्लीकेबल इन गैसेस ओनली। ये कहता है व्हेन गैसेस रिएक्ट, कोई भी गैस रिएक्ट करती है दे डू सो इन वॉल्यूम, वो वॉल्यूम के टर्म्स में करती है, which bears a simple whole number ratio, जिसका आपस में अगर आप वॉल्यूम का रेशियो निकालो तो एक सिंपल होल नंबर आएगा। सिंपल होल नंबर वापस से 1:2, 2:1, है ना, 1:3, 3:1, 1:4, ऐसे 4-5 तक जो होते हैं वो होते हैं सिंपल होल नंबर रेशियो, ठीक है। तो एक सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। कंडीशन क्या है कि मैम यहाँ पे टेम्परेचर और जो प्रेशर है वो हमेशा सेम होना चाहिए, यानी कि कांस्टेंट होना चाहिए। बताओ भाई पहला लॉ क्लियर हुआ,
क्लियर हुआ, नाम पे मत जा लल्ला, नाम पे मत जा, मैं तुझे पीट दूंगी। हाँ, कैसी बातें करते हो तुम लोग। सब कुछ अलाउड है अब इंडिया में, ठीक है। तो बताओ इसका आंसर, क्या आंसर कह रही हूँ, क्या ये क्लियर हुआ हमारे बच्चों को, क्या ये लॉ क्लियर हुआ हमारे बच्चों को। ये वाले स्टूडियो में ना क्या है कि चैट्स बड़ी दूर रखी होती हैं, मैं चैट्स देखने के लिए पूरा यहाँ तक चल के आती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो होता है ना, वो वाला टाइम, एक जोन आता है ना, सब सहेंगे हम और हंसेंगे हम। जब से पैदा हुई हूँ मेरा वही टाइम चल रहा है यार, जब से पैदा हुई हूँ यही वाला टाइम चल रहा है। हाँ, खुशी खुशी हर चीज सहती जा रही हूँ, तो भगवान सारी चीजों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ही देते जा रहे हैं। मतलब भगवान ने मान लिया है कि ये तो, इसको तो प्रॉब्लम से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, इसको प्रॉब्लम्स देते जाओ। हाँ, क्लियर क्लियर क्लियर, परफेक्टली क्लियर। चलो भाई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, अब आते हैं, वैसे मैंने ये लास्ट टाइम भी पढ़ा दिया था थोड़ा सा, पर मैंने एक ओवरव्यू भी दे दिया एवोगाद्रोस लॉ पे। एवोगाद्रो, फेलिपिचिनियो, एवोगाद्रो, एवोगाद्रो लॉ, इसको एवोगाड्रो भी प्रोनाउंशिएट कर सकते हो। एवोगाद्रोस लॉ है क्या, मैं एक बहुत सिंपल शब्दों में आपको समझाती हूँ इसे, बड़े ही सिंपल शब्दों में आप इसको समझना। ऐसा करते हैं इसको, इसके लिए भी चलो एक एक्स्ट्रा पेज ले लेते हैं, ठीक है। देखो, अगर मैंने बेटा बोला कि मेरे पास ना एक कंटेनर है, ठीक है मैम, मैंने इसमें बोला कि ये ना 1 लीटर का कंटेनर है, पूरा 1 लीटर का कंटेनर है, लेट से, ठीक, लेट कर लेते हैं, सारी कंडीशंस हम यहाँ पे लेट कर रहे हैं। मैंने बोला 1 लीटर का कंटेनर है मेरे पास, ठीक है। मैंने बोला पता है इसमें कौन सी गैस डाली हुई है, तुमने कहा कौन सी मैम, मैंने कहा हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस डाली हुई है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। मैंने कहा पता है इसके कितने मॉलिक्यूल्स डाले मैंने, आपने कहा मैम कितने, मैंने कहा टोटल कुल मिला के मैंने डाले हैं 10 मॉलिक्यूल्स, 10 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन गैस के मैंने इस कंटेनर में डाले हुए हैं। ठीक है मैम, ठीक है, समझ गए, बहुत बढ़िया किया आपने ये काम। अब अगर मैं बेटा दूसरा कंटेनर ले लूं, एक और कंटेनर लिया मैंने, वैसे अभी तो ये एक जैसा नहीं दिख रहा है ना, बट इसको बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेट्स से ये दूसरा कंटेनर है, ठीक है, ये दूसरा कंटेनर है। इस बार मैंने इसमें ऐड कर दी वापस से एक गैस, और ये है नाइट्रोजन गैस, ये है नाइट्रोजन गैस, ये है नाइट्रोजन गैस, ठीक है। और ये मैंने ले ली, ये 1 लीटर का कंटेनर था, 1 लीटर का कंटेनर था, 1 लीटर का कंटेनर था, ठीक है। मैंने इसमें बोला कि एक बात बताओ बच्चा, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे नाइट्रोजन के, है ना। कंडीशन क्या है, टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है, सब कांस्टेंट कर दिया, ठीक है, ठीक है। ये अगर मैंने, और एक और कंटेनर ले लो, एक और कंटेनर, 10 कंटेनर ले लो, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। देखो, एक और कंटेनर ले लिया मैंने, ये कंटेनर भी मान लो 1 लीटर का है, 1 लीटर का कंटेनर है, इसमें भी मैंने किसी के मॉलिक्यूल्स डाल दिए, इसमें भी मैंने लेट्स से किसी के मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिए, किसी भी गैस के। कौन सी गैस ले ले बताओ, मैंने ले लिया नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, लेट्स से ऑक्सीजन गैस, चलो ऑक्सीजन गैस ले लिया, ऑक्सीजन गैस ले लिया। मैंने बोला बताओ इसमें ऑक्सीजन गैस के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, बाकी सारी कंडीशन सेम है। तो किसी को आंसर पता है, खैर बहुत सारे बच्चों ने हमें करेक्ट आंसर दे दिया, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। द राइट आंसर फॉर बोथ द क्वेश्चंस, चाहे आप इधर बात करो भाई और चाहे आप इधर बात करो, दोनों में ही आंसर होगा 10, दोनों में ही आंसर होगा 10 मॉलिक्यूल्स, 10 मॉलिक्यूल्स, यहां पे भी आंसर हो जाएगा 10 मॉलिक्यूल्स, समझे। अरे मैम क्या बात कर रहे हो, हम आपके मतलबी बच्चे हैं। हाँ, मतलब मैम आप मिस एक्सेप्शन हो, तो ऐसा थोड़ी है कि हम आपको मतलब बाकी टीचर्स की तरह ट्रीट करेंगे, है ना। आप तो सब सहोगी और हंसोगी, तो आपको सुनना पड़ेगी हमारी। तो आपने कहा मैम जरा इसको बहुत ही ज्यादा, डेप्थ को हिंदी में क्या कहते हैं, गहराई पे जाके बताइए मैम, ठीक है मैम, गहराई पे जाके बताइए इसको। आप मिस एक्सेप्शन है, आपने कहा था आप हर चीज का आंसर दोगे, तो इसको थोड़ा सा गहराई पे जाके बताओ। चलो बेटा गहराई पे जाते हैं, ज्यादा गहराई पे नहीं जाएंगे, फिर तुम्हें उसकी याद आने लग जाएगी, है ना। तो हम नॉर्मल बात करते हैं इसकी, ठीक है। तो अब अगर मैं एक लाइन में लिख दूं, एक लाइन में लिख दूं, तो तुम समझ जाओगे मेरे ख्याल से। अकॉर्डिंग टू एवोगाद्रोस लॉ, सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है, इक्वल वॉल्यूम्स
equal volume of a container, equal volume of a container contains equal number of molecules, और यहाँ पे मोल्स भी लिख सकते हो, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। मतलब कि बहुत ही सिंपल शब्दों में मैं आपको बताती हूँ, मान लो मैंने आपसे बोला एक कमरा है और इस कमरे में टोटल 20 लोग खड़े हो सकते हैं। लेट्स से एक रूम है, किसी भी वॉल्यूम का वो रूम है, किसी भी मतलब डायमेंशन का बेसिकली रूम है, और किसी भी डायमेंशन का वो रूम है। मैंने बोला उसमें मैक्सिमम 20 लोग खड़े हो सकते हैं। भाई मैक्सिमम, एक छोटा सा कमरा है, आपने कहा कितने लोग खड़े हो जाएंगे, मैंने कहा 20 लोग खड़े हो जाएंगे, तो 20 लोग जाके खड़े हो गए, ठीक है। अब मान लो मैंने बोला कि चलो अच्छा ऐसे मान लेते हैं 20 लड़कियां खड़ी हो गई उस कमरे में, ठीक है, और वही वेट, वही सारे एकदम प्रॉपर बॉडी स्ट्रक्चर के 20 बॉयज हैं, तो उस रूम में कितने बॉयज खड़े हो जाएंगे? 20 बॉयज खड़े हो जाएंगे। तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर इक्वल साइज है, अगर इक्वल वॉल्यूम है, तो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसी भी गैस का आ जाएगा, नो मैटर वो गैस कौन सी है, ठीक है। वापस से एक बार सुना, अगर साइज सेम है कंटेनर का, अगर कैपेसिटी सेम है, वॉल्यूम सेम है कि इतना ही वॉल्यूम इसमें आ सकता है, तो इक्वल साइज वाले कंटेनर में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं। यही होता है हमारा एवोगाड्रोस लॉ, ठीक है, यही होता है हमारा एवोगाड्रोस लॉ। बोलो आया समझ में? थोड़ा थोड़ा समझ में आया? हम फिर वापस से स्लाइड्स को देखते हैं, ठीक है। सुनो, पहली डेफिनेशन कहती है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर द सेम कंडीशंस, यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर को हमेशा सेम रखना, ये सब मत बढ़ाना, कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर इक्वल वॉल्यूम है किसी भी गैस का, है ना, इक्वल वॉल्यूम है किसी भी गैस का, इक्वल वॉल्यूम है किसी भी गैस का, तो उसमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। 1 लीटर हाइड्रोजन में 20 मॉलिक्यूल्स अगर हाइड्रोजन के हैं, तो 1 लीटर ऑक्सीजन में 20 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के हैं। इक्वल नंबर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस अंडर सेम कंडीशन, याद रखना टेम्परेचर प्रेशर सेम रखना है आपको, वहां पे इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। सेम टेम्परेचर और प्रेशर आपको गेल-साक्स लॉ में भी रखना है और एवोगाड्रोस लॉ में भी रखना है, दोनों में ही ये कंडीशन याद रखनी है। अच्छा एक और डेफिनेशन है, वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर, जो वॉल्यूम होता है किसी भी गैस का कांस्टेंट कंडीशन में, वो प्रोपोर्शनल होता है टू द नंबर ऑफ मोल्स या फिर मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस प्रेजेंट। दोनों एक ही बात लिखी है, तुम कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, बेटा तुमको पड़ेगी कान के नीचे, टीचर से है ही, है ना चाहे कुछ कर लो, ठीक है। तो फर्स्ट डेफिनेशन और सेकंड डेफिनेशन में एकदम सेम बात कही गई है। वो ये कह रहे हैं कि अगर आप किसी भी गैस की बात करते हो, इक्वल वॉल्यूम जो उसमें होगा, अगर इक्वल वॉल्यूम है किसी भी गैस का सेम कंडीशंस में, यानी कि सेम टेम्परेचर प्रेशर में, तो उसमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या कह लो इक्वल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे। अच्छा मॉलिक्यूल्स या मोल्स कैसे निकालते हो भाई? आप स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट देख सकते हो। अच्छा एक बात बताऊं, ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट देखते हो ना बैलेंसिंग के टाइम पे वैल्यू, ये आपको बताता है रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स। इसका मतलब ये नहीं होता कि एग्जैक्ट 2 वॉल्यूम का है H2 गैस, कई जगह लिखा रहता है, गलत भी नहीं है, लेकिन इसका मतलब होता है रेशियो के फॉर्म में है कि 2:1 है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है, ठीक है। तो इक्वल, सिंपल सिंपल, बहुत सिंपल, एकदम सिंपल, इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम, इक्वल वॉल्यूम, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूल्स या मोल्स, दिस इज एवोगाड्रोस लॉ। एक लाइन में लिख सकते हो आप इसको, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूल्स, या फिर लिख लो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स, दोनों एक ही बात है। तो इससे आप बोलते हो एवोगाड्रोस लॉ। बोलो भाई क्लियर 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 क्लियर। सेकेंड लेक्चर अपलोड हो गया है गाइस, बस बेटा मैं सच बता रही हूँ, मैं जाके भगवान को प्रसाद चढ़ाऊंगी अगर ये अपलोड हो गया होगा। जो परेशान किया है आज ना, मैं वो देख रही थी जो मैंने यूट्यूब पे फर्स्ट क्लास ली थी, ठीक है, अभी आप लोगों की, तो मैं ऐसे देख रही थी, मेरी बहुत आदत है कि मैं कभी कभी ना कमेंट्स चेक करने लग जाती हूँ कि कैसा क्या है, कितना सबको समझ में आया नहीं आया, कौन सा कॉन्सेप्ट है, कुछ जो भी मजेदार बात लिखी है बच्चे ने, तारीफ करी बुराई करी, सब पढ़ लेती हूँ मैं। तो मैं ऐसे देख रही थी, तो उसमें ऐसा था, मैं न्यूएस्ट पे जाती हूँ हमेशा, भाई साहब सेकंड लेक्चर सेकंड लेक्चर सेकंड लेक्चर सेकंड लेक्चर। आई वाज लाइक क्या है ये, जो फर्स्ट लेक्चर हुआ है उसकी तारीफ तो छोड़ दो, सेकंड लेक्चर नहीं अपलोड हुआ, यही यही चल रहा है केवल। चलो क्लियर हुआ हमारे बच्चों को, पांचों लॉ क्लियर हुए, पांचों लॉ क्लियर हुए। अभी अगर ये समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है तो हम आएंगे मूल कॉन्सेप्ट पे। पांचों लॉ क्लियर हुए, बताओ 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 बताओ, 5 के 5 लॉ क्लियर हुए। एक बार इसको अपने आप से रिवाइज जरूर करना, इसके हम क्वेश्चंस भी करेंगे, तो क्वेश्चंस के टाइम पे अगर आप आंसर नहीं दे पाए तो आप हो जाएंगे पिट, सॉरी आप जाएंगे पिट, ठीक है। चलो क्लियर क्लियर क्लियर, चलो नहीं पीटेंगे यार, अभी से तुम लोग बुराई करने लग जाओगे कि मुझे तो याद आ रही है, मुझे प्रीवियस टीचर्स की याद आ रही है, ये मैम बहुत गंदी है, ये पीटती ही रहती है, पीट तो ये पाती नहीं है, ठीक है यार ठीक है,
कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, ऑनलाइन हो ना तुम, खुश हो जाओ, अभी खुश हो जाओ, ठीक है। आगे बढ़ जाए। क्लियर आ गया मेरे पास, बहुत सारे क्लियर आ गए। एक बच्चे ने लिखा था कि अब मैं कमेंट पढ़ी रही थी तो उसमें पढ़ लिया था कि अरे मैम आपको बोलना नहीं आता है, वो क्लियर होता है। क्या करूं मैं ऐसे बच्चों का, कहाँ जाऊं मैं, हाँ क्या करूं मैं, बताओ, तुम बताओ मैं क्या करूं। क्लियर करने आई हूं मैं, हाँ क्लियर तो पूरी दुनिया कर रही है यूट्यूब पे यार, मैं क्या करूं। मतलब एकदम दिल से पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है, हाँ दिल से एकदम वो हो जाता है, दिल से लड़ाई करते हैं बच्चे। क्लियर क्लियर क्लियर, चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो बहुत सारे क्लियर आ चुके हैं मेरे पास। नोट्स साथ में बनाते जाओ, नोट्स आपको वैसे अपलोड हो जाते हैं, बट मैं तो बोलूंगी यार साथ में बनाओ। मैं तो यही बोलूंगी हमारे बच्चों को कि भाई नोट्स साथ में बनाओ, मैं बोल रही हूँ नोट्स साथ में बनाओ। क्योंकि होता क्या है ना, अभी आप नहीं समझोगे बेटा, अभी तुम नहीं समझोगे, मैं सच बता रही हूँ, अभी नहीं समझोगे। नोट्स की वैल्यू समझोगे एंड मोमेंट पे, है ना। अब आपके ऊपर है, या तो अभी से टीचर की बात सुन लो, चाहे जबरदस्ती क्यों ना लगे, पर नोट्स बना लो साथ में। और या तो फिर तुमको जब क्या कहते हैं वक्त सिखाएगा, तो फिर तो कुछ नहीं। मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि कुछ लोग कभी भी नहीं सुनते हैं, क्योंकि वो इंतजार कर रहे होते हैं ठोकर लगने का, और ठोकर जो उनको सिखाता है वो कोई नहीं सिखा सकता। पर ठीक है, पापा को कैसे समझाएं, पापा 10 ठोकरें लग चुकी है, समझ तो अभी भी ज्यादा नहीं आ रहा है। क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ, तुम नहीं, ठीक है। तो भाई नोट्स बना लो, साथ ही साथ नोट्स बना लो, बहुत दिक्कत हो जाएगी बाद में आगे चल के, ठीक है। और पीडीएफ वाले नोट्स से वो मजा नहीं आती पढ़ने में एंड में, जो आपको खुद के नोट्स आएगी। तो मेक श्योर आप नोट्स बनाइए, ठीक है, साथ ही साथ नोट्स बनाइए। हेडिंग लाइए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, 9th में पढ़ के आओ, डाल्टन जी के बारे में 9th में पढ़ के आओ। हाँ 9th में पढ़ा है डाल्टन जी के बारे में, कुछ भी पढ़ा है 9th में, ठीक है। तो 9th क्लास में आपने जो पढ़ा है बस वही है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। 1808 की ये बात है, जब हमारे पास जॉन डाल्टन एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने बोला कि बेसिकली इन्होंने बताया क्या, इन्होंने मैटर के बारे में बताया कि मैटर किससे मिलके बना है। सोचो उस टाइम पे 1808 के टाइम पे, जब लोग क्या बातें करते थे फालतू की, तो मतलब कुछ लोग कितना ज्यादा दिमाग लगा रहे थे उस समय पे, है ना। तो इन्होंने बोला कि आप जैसे पूरी दुनिया बात कर रही है, ये मैटर है, ये मैटर है, पूरी दुनिया ही मैटर है लोगों के हिसाब से, तो इन्होंने बोला ये मैटर किसी से तो मिलके बना होगा। तो इनके अकॉर्डिंग ये मैटर किसी पार्टिकल से मिलके बना है, जिसका इन्होंने नाम दिया एटम, ठीक है। तो डिस्कवरी ऑफ एटम का भी इनको क्रेडिट जाता है कि आपने डिस्कवरी करी एक तरीके से एटम की। खैर बहुत सारी बातें डाल्टन जी की गलत थी, मतलब आज के टाइम पे अगर आप इनकी थ्योरी पढ़ते हो ना, तो बहुत सारी बातें गलत हो जाती हैं कि यार ये बताया था पर ये सच नहीं है, वो बताया था ये सच नहीं है। फिर भी आप इनके बारे में इसलिए पढ़ते हो क्योंकि उस समय पे जो इन्होंने बात बताई थी वो बताना सोचना इम्पॉसिबल था एक तरीके से, ठीक है, नियर टू इम्पॉसिबल था इतने तो जिस टाइम पे इन्होंने ये बात सोची, बेसिकली इट वाज अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर हिमसेल्फ एज वेल एज जो भी लोग हैं दुनिया में, ठीक है। तो ऑल्दो द ओरिजिन ऑफ आइडिया दैट मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटोमियो। ये तो खैर बहुत लोग बात कर रहे थे कि किसी चीज से मिलके बनी है, किसी चीज से मिलके बनी है, बट इन्होंने उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दी। एटोमियो का मतलब होता है अनकटेबल। एटोमियो एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है अनकटेबल, अनकटेबल, ठीक है, जैसे तुम लोग हो अनबीटेबल, ठीक है। तो एटोमियो का मतलब होता है अनकटेबल, जिसको आप तोड़ नहीं सकते। तो इन्होंने बोला मैटर, जैसे मान लो ये लेट्स से क्या बोलते हैं इसको, स्टाइलर क्या बोलते हैं, मार्कर बोल लो, ठीक है। तो ये किसी चीज से तो मिलके बना होगा। अब ये एक मैटर है ना। मैंने बोला मेरे पास एसी का रिमोट है, ये भी एक मैटर है ना। तो ये दोनों ही मैटर है, यस मैम। पर ये किसी और पार्टिकल से मिलके बना होगा, ये किसी और पार्टिकल से मिलके बना होगा, तभी तो ये दोनों अलग है ना। ऐसी बहुत सी चीजें, हम खुद ही एक मैटर है। अगर हम खुद की बात करें, हो सकता है, हो क्या सकता है, हम खुद ही एक मैटर है, हमारा खुद का कुछ मास है, हम कोई स्पेस लेते हैं खड़े होने पे, है ना, खड़े होने पे, बैठने पे, मतलब हम खुद भी कोई स्पेस लेते हैं, जगह लेते हैं, हम भी मैटर है। पर हर एक मैटर अलग अलग पार्टिकल से मिलके बना है। और इन्होंने बोला वो एक बहुत छोटा सा पार्टिकल होता है जिसका नाम है एटोमियो, एटम, ठीक है, जिससे वर्ड डेराइव हुआ है एटम। बट इन्होंने कहा जो एटोमियो है ना वो बड़ा ही छोटा साइज में है, बहुत ही स्मॉल है, इतना छोटा ना कि इसको तोड़ ही नहीं सकते, हम इसे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, जो कि आप सभी को पता है आगे चल के बात गलत होने वाली है, ठीक है। सो अनकटेबल या एटोमियो इसको बोल रहे थे। 1808 में इन्होंने क्या पब्लिश किया, न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसफी अपलोड करी, अपडेट करी, पब्लिश करी, इन विच ही प्रपोज सर्टेन पोस्टुलेट्स। तो इन्होंने कुछ बात करी एटम के बारे में, ठीक है। क्या बात करी मैम, देखो सबसे पहले इन्होंने बोला ये जो तुम पूरी दुनिया में मैटर की बातें कर रहे हो ना,
कि ये मैटर है, वो मैटर है, हम खड़े हैं हम मैटर है, वहां वो खड़ा है वो मैटर है, वो बैठा है वो मैटर है, ये एसी लगा है तो मैटर है, शीशा लगा है मैटर है, अलमीरा लगी हुई है मैटर है, स्क्रीन मैटर है, पेन मैटर है। तो पूरी दुनिया ही अगर मैटर है तो इनके अकॉर्डिंग पहला पोस्टुलेट मतलब पहला पॉइंट जो इन्होंने बोला मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल पार्टिकल। हर दुनिया का मैटर किसी ना किसी से मिलके बना है, और वो जिससे मिलके बना है वो पार्टिकल को तुम तोड़ ही नहीं सकते, उसका कोई तोड़ है ही नहीं। वो इतना छोटा सा पार्टिकल है ना, उसका कोई तोड़ ही नहीं है, उसे आप ब्रेक ही नहीं कर सकते, है ना। जैसे कि हमें पता है ब्रेक कर सकते हैं, तो ये मत चिल्लाना ब्रेक कर सकते हैं मैम, आएंगे भी उस पर, ठीक है। फिलहाल फर्स्ट पोस्टुलेट इनका यही था कि मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम्स, यानी कि ऐसे पार्टिकल से मिलके बना है जिसे तोड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, ठीक है मैम। सेकेंड पॉइंट, हर एटम जो गिवन एलिमेंट का होता है उसकी सेम प्रॉपर्टीज होती है, उसका सेम मास होता है ना। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट मास होता है, मतलब मैम मतलब समझाती हूँ मैंने बोला ये ना एक एटम है, ये भी एक एटम है, लेट्स से ये है सिल्वर का एटम, ठीक है। तो सिल्वर का एलिमेंट जो है उसमें सिल्वर के एटम्स से मिलके बना होगा वो, है ना। यस मैम, तो ये सिल्वर की बात हो गई। अगर कोई एटम है सेम एलिमेंट का, और मैंने बोला ये भी एक सिल्वर का एटम है, सॉरी सिल्वर का एलिमेंट है, तो ये भी सिल्वर के एटम से मिलके बना होगा, है ना। तो इन्होंने बोला अगर एटम किसी एक ही एलिमेंट की आप बात कर रहे हो, किसी एक एलिमेंट के एटम्स की बात करो, तो उनकी सारी प्रॉपर्टीज सेम होंगी। मतलब अगर मैंने बोला ये सिल्वर एलिमेंट है तो उसमें सिल्वर के ही एटम्स मिले होंगे, और पूरी दुनिया में जो सिल्वर के एटम्स है उनमें सेम प्रॉपर्टीज देखी जाएगी। जैसे मान लो मैंने बोला सिल्वर ना शाइनी मटेरियल, लस्टर होता है, उसमें शाइन होता है, तो सारे सिल्वर के पार्टिकल्स में शाइनी अपीयरेंस होगी, है ना। लेट्स से सिल्वर डक्टाइल होता है, तो सारे सिल्वर के एटम्स जो है वो डक्टाइल होंगे इनके अकॉर्डिंग। तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट जो होते हैं, जो एटम्स है सेम एलिमेंट के जो एटम्स हैं उनकी सारी प्रॉपर्टीज सेम होने वाली है, उनका मास भी सेम होने वाला है। अगर मैंने बोला सिल्वर का मास 107 है तो दूसरे सिल्वर के एटम का मास भी 107 ग्राम है। तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट जो होंगे हैव सेम प्रॉपर्टीज एंड सेम नंबर ऑफ मास, सब कुछ सेम, टोटल सेम। और यही डिफरेंट उठा लो, मान लो मैंने इसी की जगह बोल दिया होता कि अब मैं लेके आ गई हूं गोल्ड का एलिमेंट, गोल्ड, ठीक है। तो गोल्ड में गोल्ड के एटम्स होंगे, यस मैम। अब अगर आप कंपेयर करोगे सिल्वर और गोल्ड को, तो इनकी सारी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाएंगी, कॉमा इनका मास भी डिफरेंट हो जाएगा। और वहीं अगर आप सिल्वर और सिल्वर में कंपैरिजन करते तो सेम होती इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज एंड सेम होता इसका मास। आपको क्या लगता है बेटा ये पोस्टुलेट आज के टाइम पे सही है या नहीं? क्या लगता है? क्या लगता है हमारे बच्चों को? क्या लगता है हमारे बच्चों को? क्या आज के टाइम पे ये बातें सही है या नहीं है? आपको क्या लगता है सही है आज भी या गलत है? या आप एक वर्ड बता सकते हो, कौन सा ऐसा वर्ड है जो इसको गलत करता है या सही करता है, बता सकते हो, ठीक है। मैं एक बार रीड करती हूँ वापस से, ध्यान सुना। ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि सेम प्रॉपर्टीज एंड सेम मास, ठीक है। यस मैम। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन डिफर इन मास, और प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है। वेरी गुड। तो बहुत भाई मुझे लग रहा है 50-50% आंसर हो गए। 50% लोगों का कहना है कि ये सही है बात, और 50% लोगों का कहना है ये गलत है। द करेक्ट ऑप्शन इज, ये आंसर इज ये गलत है, दिस इज नॉट वैलिड नाउ। वी कैन से कई एक्सटेंट तक है, बट ये लिमिटेड है, हम गलत नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं लिमिटेड है ना। गलत भले ही मत कहो पर लिमिटेड कह दो, कि इसमें कई सारे एक्सेप्शंस भी आ गए थे, जैसे कि वेरी गुड आइसोटोप्स, आइसोबार्स। अगर आपने सुना हो ये नाम, तो अगर नहीं सुना होगा तो आप चैप्टर 2 में पढ़ोगे, वैसे सुना जरूर होगा कि आइसोटोप्स आ गए, आइसोबार्स आ गए, तो ये वाली बात भी गलत हो जाती है। आइसोटोप्स होता है एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो कई ऐसे भी एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर है, सब कुछ सेम है, पर उनका एटॉमिक मास डिफरेंट है, तो ये वाली बात आज के टाइम पे गलत हो जाती है। आइसोटोप्स आइसोबार्स की वजह से ये वाली बात आज के टाइम पे गलत कह लो, या जो मैंने कहा गलत मत कहो, लिमिटेड कह दो, कई लिमिट कर जाती है, सब में वैलिड नहीं होती, ठीक है। तो भाई 2 पोस्टुलेट मेरे ख्याल से क्लियर हुए होंगे। वापस से रिपीट। देखो याद है ना मिस एक्सेप्शन की क्लास में क्या होता है? मिस एक्सेप्शन की क्लास में
रीड भी करते हो आप चीजों को, लर्न भी करते हो, नोट भी करते हो, समझते भी हो, सब कुछ क्लास में ही करते हो, तो मेक श्योर याद भी होता जाए, ठीक है। अभी शायद आप इस चीज को बहुत ही ज्यादा हल्के में ले लो, लेकिन मैं आपको सच बता रही हूँ बेटा, मैक्सिमम चौथे पांचवें चैप्टर तक पहुंचने की देरी है, फिर तुम सब भूलने वाले हो, ये मैं आपको बता रही हूँ। तो जिस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ ना क्लास 11 12 में, उसका बेस्ट तरीका है नहीं। अब तुम ये मत बोलना मैम आप अपनी तारीफ, अरे तुम खुद भी करोगे, तुम टेंशन मत लो, तुम खुद भी करोगे ये तारीफ, ठीक है। तो बस मेरा यही कहना है, अभी मेरी क्लास में मेरे साथ ही याद किया करो, ठीक है। और याद करना तो जरूरी है, सबको पता है ना, सबको पता है याद करना जरूरी क्यों है, क्योंकि हमें आंसर सिर्फ नहीं लिख के आना है, हमें सिर्फ सही आंसर लिख के नहीं आना है, हमें टाइम पे सही आंसर लिख के आना है, ठीक है। होता नहीं बोला टाइम, जब तुम ऐसे बैठ के सबकी शक्लें देखोगे, क्या कितना परेशान है, लगता है हुआ नहीं होगा अभी तक एग्जाम, तो ऐसा करना है थोड़ा सा, मतलब इतना मीन नहीं बनना है, बट अपना पेपर जल्दी हो जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको फटाफट से रिपीट करती हूँ। पोस्टुलेट नंबर 1, मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल या मेड अप ऑफ indivisible particle which is known as atomio, uncutable या indivisible बोल देना, या फिर सीधा एटम बोल देना चलेगा। सेकेंड पॉइंट, ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के सारे जो एटम्स होंगे उसकी सेम प्रॉपर्टीज होंगी, सेम मास होगा। एंड अगर एटम्स है डिफरेंट एलिमेंट के तो उनका मास भी डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पोस्टुलेट 2 हो गया। पोस्टुलेट 3 एक बहुत ही बेसिक पोस्टुलेट था कि जो कंपाउंड्स होते हैं वो किससे मिलके बने हैं, वो एटम से मिलके बने हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट से मिलके बने हैं, और वो आपस में फिक्स्ड रेशियो में मिले होते हैं। खैर ये पोस्टुलेट कई हद तक आज भी सही है ना, ज्यादा लिमिट नहीं करता ये पोस्टुलेट, ये एकदम सही लिखा हुआ है। बेसिकली कंपाउंड्स की डेफिनेशन लिखी हुई है, क्या है मैम कंपाउंड्स की डेफिनेशन? कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड जब एटम्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं, व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर कंबाइनिंग टुगेदर, जैसे वाटर, जैसे H2 है ना, इसमें क्या हो रहा है 2:1 के रेशियो में, 2:1 के रेशियो में या 1:8 के रेशियो में बोल लो, है ना, बाय मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, बाय वॉल्यूम 2:1, बाय मास 1:8। तो जब भी एटम्स कंबाइन हो रहे हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, तो वो कंबाइन करते हैं, वो भी हमेशा फिक्स्ड रेशियो में, मतलब कभी भी इसको 1:2, 1:9, 2:1, 3:2 नहीं बोलोगे, ये एकदम फिक्स्ड रहेगा, ये एकदम फिक्स्ड रहेगा। फिक्स रेशियो में जब होते हैं तो उन्हें ही आप बोलते हो कंपाउंड्स। मैम एक बार वापस से, जो कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स कैसे बनते हैं? कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो। वापस से मैम, कंपाउंड्स तब बनते हैं जब डिफरेंट एटम्स होते हैं एलिमेंट के, उन्हें हम एक साथ जोड़े और वो भी फिक्स रेशियो में जोड़े। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड एंड द थर्ड पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो इन्होंने एटम के बारे में ही बताए जा रहे हैं, तो इन्होंने बोला कि कंपाउंड के बारे में भी सुनो क्या होता है। कंपाउंड भी तो एटम से ही मिलकर बना है। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, मैम अलग अलग एलिमेंट के एटम्स को उठाओ, फिक्स्ड रेशियो में जोड़ दो। हाइड्रोजन के लेट्स से हमने 2 पार्ट्स उठाए, ऑक्सीजन का 1 पार्ट उठाया, यानी कि हमने क्या लिया, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर मिक्स्ड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो, हमेशा 2:1 ही रखेंगे, तो इसे आप बोलते हो कंपाउंड। तो ये होता है कंपाउंड के बारे में, ठीक है। आई होप थर्ड पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा। फोर्थ क्या है? जो केमिकल रिएक्शन होती है ना, उसमें हमेशा रीऑर्गेनाइजेशन होता है एटम्स का। क्या मतलब मैम? मतलब एक केमिकल रिएक्शन में बेटा, ना ही तो आप केमिकल रिएक्शन में ना ही तो आप क्रिएट कर सकते हो, ना ही तो डिस्ट्रॉय करते हो किसी भी एटम को। मैम एग्जांपल मैंने आपसे बोला, एक रिएक्शन हो रही थी, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया, पानी बना दिया। क्या बात है मैम, बड़ी आसान रिएक्शन है। मैंने कहा तुमको पता है यार, इस रिएक्शन में ना हाइड्रोजन मैंने लिया था, पर प्रोडक्ट में हाइड्रोजन नहीं बना, प्रोडक्ट में बन गया गोल्ड। कैसी बात कर रहे हो मैम यार? आज आपने कुछ खा पी लिया है क्या? तो मैंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो ये गलत है, ये कभी नहीं हो सकता भाई। जब आपने गोल्ड यूज नहीं किया तो गोल्ड बन कैसे जाएगा? और मान लो इसी मैंने आपसे बोल दिया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया और प्रोडक्ट में लेट्स से, पहले मैंने बोला कि यार जो चीज नहीं लिया वो खुद से थोड़ी बनेगी, है ना। और ऐसा भी नहीं है कि मैम हमने ना प्रोडक्ट में वाटर बनाया और रिएक्टेंट में हमने गोल्ड लिया हुआ था, ये भी पॉसिबल नहीं है। मतलब इन शॉर्ट, ये कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आप जितने भी टाइप ऑफ एटम्स को ले रहे हो, एक केमिकल रिएक्शन में इट विल रिमेन सेम। ऑक्सीजन नाइट्रोजन नहीं बन जाएगा, हाइड्रोजन हीलियम नहीं बन जाएगा। इसमें रीऑर्गेनाइजेशन होता है कि एक ऑक्सीजन इधर चला गया, एक हाइड्रोजन, ये सब हो सकता है, पर कोई चीज क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती विद इन द केमिकल रिएक्शन। कोई भी एटम खुद से नहीं पैदा हो जाएगा, खुद से नहीं खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शंस involve reorganization of atoms. These are neither created
नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन में ना ही तो आप इसे पैदा कर सकते हो भाई, खुद से बना सकते हो, ना ही तो आप इसे खुद से खत्म कर सकते हो। एक फटाफट से क्विक रिकैप लेते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का। डाल्टन जी ने 1808 में आके हमें एटम के बारे में कुछ बातें बताई। इन्होंने बोला कि हर एक मैटर की जो बात कर रहे हो आप इस दुनिया में, ये किसी एटम से मिलके बना है या किसी सब्सटेंस से मिलके बना है, जिसे इन्होंने वर्ड दिया, डेराइव किया फ्रॉम द वर्ड एटोमियो। एटोमियो का मतलब होता है अनकटेबल या इनडिविजिबल, जिसे तोड़ नहीं सकते। इन्होंने 4 पोस्टुलेट दिए इसके बेसिस पे। पहला पोस्टुलेट कहता है मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम्स, जो कि आज के टाइम पे सही नहीं है, कि मैटर जो है वो एक पार्टिकल से मिलके बना है बहुत सारे, जिसका नाम है एटम, और एटम को आप नहीं तोड़ सकते। दूसरा, हर एक एटम जो गिवन एलिमेंट का है, अगर सेम एटम की बात करो तो उसमें आइडेंटिकल प्रॉपर्टी होगी, यानी कि सेम प्रॉपर्टीज होंगी उसकी, और सेम होगा उसका मास। वही अगर आपने डिफरेंट एलिमेंट के एटम उठा लिए तो उनका डिफरेंट मास होगा, डिफरेंट प्रॉपर्टीज होगी। ठीक है। थर्ड, कंपाउंड्स की डेफिनेशन है थर्ड पोस्टुलेट में, कि कंपाउंड्स क्या होता है, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर मिक्स्ड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। फिक्स्ड रेशियो बोलो, फिक्स रेशियो में अलग अलग एलिमेंट्स के एटम को उठाया और जोड़ दिया, हमेशा फिक्स रेशियो रखा, जैसे बोलते हो कंपाउंड। और चौथा पोस्टुलेट होता है कि जो केमिकल रिएक्शंस होती है उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है रीऑर्गेनाइजेशन का एटम्स का, एटम इधर उधर जा रहे होते हैं, पर यहाँ पे कभी भी ना ही तो कोई एटम अपने आप से क्रिएट होगा, ना ही तो डिस्ट्रॉय होगा, एटलीस्ट विद इन अ केमिकल रिएक्शन ये कभी भी नहीं होता। तो ये 4 पोस्टुलेट है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के। पता है ना हमारे बच्चों को क्या लिखना है? बताओ भाई, क्या हमारे मतलबी बच्चों को ये वाला पॉइंट हो गया है क्लियर? कि कोई मतलब पूछना है तो पूछ लो। पॉजिटिव मतलबी बनना बेटा लाइफ में, याद रखना। आई हेट नेगेटिव मतलबी बच्चे। अभी रिसेंटली मैं कुछ बच्चों से मिली भी थी, शायद आपको पता भी हो, तो मैंने बहुत एक बात नोटिस करी, मैंने उनको ये बात बोली भी है कि लाइफ में इट इज नॉट इम्पोर्टेंट तुम्हें क्या बनना है। चलो बताओ मेरे मतलबी बच्चे, अब मैं इंटरेक्ट तो करूंगी हर क्लास में, तो बताओ भाई किसे क्या बनना है, किसे क्या बनना है, क्या आपका एम है, क्या बनना चाहते हो लाइफ में, क्या बनना चाहते हो लाइफ में? लाइफ में कुछ तो बनना चाहते होगे, है ना? क्या बनना चाहते हो बता दो, थोड़ा सा देखते हैं कौन क्या बनना चाहता है। ठीक है, कोई कुछ बनना चाहता है या मैम हम पे तो उम्मीद ही नहीं है, जो बना दे भगवान हम बन जाए। नहीं बेटा, कुछ बनना चाहते हो लाइफ में, बताओ। एनडीए क्लियर करना चाहते हो, ठीक है। अच्छा, नेवी में जाना चाहते हो, क्या बात है। आईएएस, ओके, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, ठीक है। अरे बाप रे, कुछ ज्यादा ही चैट रेट तेज नहीं हो गई? ठीक है, आईएएस वाले भी हमारे पास बहुत सारे बच्चे, क्या बात है यार, वेरी गुड। जज बनना चाहते हो, जज मत कर लेना छोटी छोटी बातों में भी किसी को। पायलट, इंजीनियर, एयर होस्टेस, चलो ठीक है, खैर मजाक करती हूँ मैं, मेरे को ऐसे ही पूछना था। बट मैंने एक चीज नोटिस करी है, जिस एज में आप होते हो, स्पेशली 11th एंड 12th के बच्चे, तो अभी से एक आदत डाल लेना। और ये मैं सच में बोल रही हूँ, अभी मैं मतलबी बच्चे बोलती हूँ तुम्हें, तो मैं इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि आप नए नए हो सकता है आप किस बात को क्या समझ लो, स्टार्टिंग में आपको पता नहीं है। पिछले साल वाले बच्चों ने तो क्या 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 नहीं बोला है किसी को स्टार्टिंग में, बट फिर वो धीरे धीरे जान जाता है, अच्छा ये टीचर है ही ऐसे, मजाक है, मस्ती है, तो खैर ठीक है। बट मैं आपको हमेशा एक ही बात बोलूंगी, लाइफ में हमेशा पॉजिटिव मतलब ही रहना, ठीक है। कभी भी कोई भी ऐसे काम मत किया करो, ऐसी बातें मत किया करो जिससे किसी को बुरा लगे, क्योंकि एक बहुत सिंपल सा रूल होता है लाइफ में, हर इंसान कुछ ना कुछ बनना चाहता है, पर आप देखना कुछ लोग बन जाते हैं, और कई बार ऐसे लोग बनते हैं जिनसे उम्मीद नहीं होती, और ये कई बार मतलब 90% सिचुएशन है, 90% सिचुएशन है। आप के जानने में बहुत बड़ा टॉपर भले ही कुछ हो ना हो, पर आप किसी के बारे में नहीं सोचते, वो बहुत बड़ा कुछ बन चुका होता है। और ये या तो आप अपने पेरेंट्स से पूछना, उनके एक्सपीरियंस से, ये सच होता है। ठीक है, अब बनने का मतलब सिर्फ ये नहीं एक बड़ी पोस्ट मिल जाना, वो बनने मतलब एक अच्छा खासा सेटल्ड लाइफ। तो मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, कर्म आपके बड़े मैटर करते हैं, और कर्म का मतलब केवल ये नहीं होता कि आगे चल के आप जो करने वाले हो। शुरुआत से अपने आप को हमेशा पॉजिटिव मतलब ही रखो, कोशिश करो कि आप कभी भी ऐसी कोई बात ना करो जिससे किसी का दिल दुखे, ये बहुत खराब आदत होती है। क्योंकि इस एज में ना एक मजाक मस्ती अलग होती है ना, जैसे मैं तुमको बहुत रोस्ट करूंगी, मैं मस्त रहूंगी, मजाक करूंगी, सब करूंगी, वो अलग बात होती है। लेकिन कभी भी किसी की कमियों को गिनाना, है ना, जानबूझ के किसी की अपीयरेंस पे कमेंट करना, तो ये सब कभी मत किया करो। क्योंकि आप ऑनलाइन वाले बच्चे हो, तो मेरा हक बनता है आपसे ये कहना कि मैं चाहती हूँ आप कुछ भी बनो, आप उससे पहले एक बहुत अच्छे इंसान रहो, हमेशा पॉजिटिव मतलब ही बच्चे रहो, हमेशा किसी के बारे में कोई भी ऐसी बात मत करो जो उसको हर्ट कर जाए। और ये मैं सच में दिल से बोल रही हूँ, मैं तो ऐसी हूँ, मुझे कोई कुछ भी बोलता है मैं मस्त रहती हूँ अपने में, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर बहुत लोगों को फर्क पड़ता है, और ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए जिससे किसी और को कोई फर्क पड़े। और
उसको बुरा फील हो, क्योंकि वो आपके कर्म में ऐड हो रहा होता है, और ये मैं सच बोल रही हूँ, ठीक है। तो ये होता है ना कि इसने तो इतना कुछ किया ही नहीं, ये कैसे आगे निकल गया या निकल गई, ये इसलिए होता है क्योंकि उसके कर्म अच्छे होते हैं, और ये आप जरूर अपनाना। और अगर गलती करो भी तो सॉरी भले ही बोल दो, बट करो ही मत, कभी भी किसी को भी छोटी छोटी बातों में बुरा फील मत करवाना, बस मैं आपसे यही चाहूंगी। क्योंकि आप ऑनलाइन के बच्चे हो, आपको बहुत ही आदत होती है कि हमें कोई घर थोड़ी आके कुछ कह देगा, कुछ भी कह दो किसी को भी, है ना, मत करना ऐसा, मत करना। कोई देख रहा हो ना देख रहा हो, भाई भगवान देख रहा है, अच्छे रहा करो, अच्छे तरीके से रहा करो, ठीक है। कोई चीज पसंद ना आए वो अलग बात होती है, पर कोई चीज गलत तरीके से किसी को कह देना बहुत अलग बात होती है। तो हमेशा एक लाइन याद रखना, एक लाइन मतलब ड्रॉ करना कि आप मजाक मस्ती और डिसरिस्पेक्टफुल में हमेशा एक लाइन होती है, देयर इज अ वेरी थिन लाइन, है ना, उस थिन लाइन को कभी क्रॉस मत करना। मजाक मस्ती हमेशा करो, डिसरिस्पेक्ट कभी किसी को मत करो, ठीक है, ना अपने आसपास दोस्तों को, ना अपने आसपास के लोगों को। तो भाई हमारे पॉजिटिव मतलब ही बच्चे रहना पूरी जिंदगी, ठीक है, हमेशा पूरी जिंदगी पॉजिटिव मतलब ही रहना। एंड आई होप सो विद दैट नोट, ऑन दैट नोट आई होप यू गॉट द एग्जैक्ट पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब इसकी लिमिटेशन जानते हैं। खैर लिमिटेशन तो यार देखो, अच्छा देखो, तुम देख रहे हो हाउ वी रिस्पेक्ट देम, हम नहीं कह रहे और डिसएडवांटेज ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, रॉन्ग पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, क्योंकि वो उस टाइम पे जो खोज की गई है ना, वो छोटी बात नहीं थी, है ना। हम बोल रहे हैं लिमिटेशन, कहां पे लिमिट कर गई, है ना, कहां पे ये लिमिट कर गई कि इसके आगे हमें ये बात नहीं माननी चाहिए, इसके आगे ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये कहां पे हुआ। तो सबसे पहला ही पॉइंट था यार कि वो कह रहे थे कि एटम इनडिविजिबल, अनकटेबल, फलाना ढिमका, ये वो। सिंपल है, एटम डिविजिबल है, और 3 पार्ट्स में डिविजिबल है, 2 भी नहीं 3 में, है ना, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। आगे चल के पता चल गया था, सबको पता है। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या था, मैं पहले समझा देती हूँ फिर रीड कर ले। सेकंड पॉइंट ये था कि अगर सेम एलिमेंट है तो सेम प्रॉपर्टी, सेम मास, अलग अलग एलिमेंट के एटम है तो अलग अलग मास। पर आइसोटोपिक वर्ड आगे चल के पढ़ते हैं, जिसके बारे में आपको थोड़ा सा हिंट देती हूँ, आई गेस पता भी होगा बहुत सारे बच्चों को ये भी। जैसे कार्बन के 3 आइसोटोप है, 2-3 आइसोटोप है ना, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है ना। तो हाइड्रोजन 1H1 भी है, 2H1 भी है, 3H1 भी है। हाइड्रोजन के ही एटम है तीनों, हाइड्रोजन एलिमेंट से ही ये तीनों हाइड्रोजन आए, पर तीनों का मास डिफरेंट है। अब डाल्टन जी के हिसाब से तो जो भी सेम एलिमेंट से आ रहे हैं एटम, उनका मास सेम होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, सेम एलिमेंट से अगर आप एटम को उठा रहे हो तो भाई सेम मास होना चाहिए दोनों का। तो इस कंडीशन में आप ये बोलोगे कि आइसोटोप से एक पॉइंट आता है जिसकी वजह से ये चीज लिमिट कर जाती है। आइसोटोप्स कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, सॉरी एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट के, जिनका मास डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट भी गलत था। थर्ड पॉइंट पोस्टुलेट ऑलमोस्ट सही था इनका, जिसमें वो कंपाउंड की बातें कर रहे थे, और चौथा भी सही था ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, कि भाई आप एक केमिकल रिएक्शन में कभी भी किसी का मास बढ़ाया घटा नहीं सकते अपने आप से। सो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये बहुत अच्छा इनका एक लिमिटेशन थी, या कह लो ड्रॉबैक भी कह सकते हो। अब तो आपने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़े ना, उसमें आपने क्या क्या पढ़ा, उसमें आपने गे-लुसाक्स लॉ पढ़ा, पता नहीं क्या क्या पढ़ा है ना। कई सारे ऐसे लॉ थे, स्पेशली गे-लुसाक्स लॉ और एवोगाड्रोस लॉ में से गे-लुसाक्स लॉ, स्पेशली गे-लुसाक्स लॉ और एवोगाड्रो लॉ, बेसिकली दोनों ही, पर और स्पेशली जानो तो गे-लुसाक्स लॉ। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी गे-लुसाक्स लॉ को तो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, वो नहीं बता पाती क्यों हो रहा है, कि वो गैसियस कंडीशन में ऐसा क्यों हो रहा है, सेम वॉल्यूम है ना, इक्वल नंबर ऑफ क्या बोलते हैं यहाँ पे चीजें हो रही हैं, गैसेस का रेशियो बराबर आ रहा है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी नहीं एक्सप्लेन कर पाती है, ठीक है। इट कुड नॉट एक्सप्लेन लॉज ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स, ये नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, एटम में ऐसा क्या हो रहा है जो ये सारी कहानी हो रही है, ठीक है। कुड नॉट प्रोवाइड द रीजन फॉर कंबाइनिंग ऑफ एटम्स, एटम्स कंबाइन क्यों हो रहे हैं, बताइए ना, आप तो एटम के बारे में सब बता रहे हो, एटम्स कंबाइन ही क्यों हो रहे हैं, विच वॉज आंसर्ड लेटर बाय द अदर साइंटिस्ट। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया। तो एक तो वो हो गया कि हर पॉइंट में क्या इनके लिमिटेशन निकल के आई, और उसके बाद लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में ये गे-लुसाक्स लॉ को स्पेसिफिकली अच्छे से नहीं समझा पाए। चलो भाई, तो ये चीज क्लियर है, ये चीज क्लियर है। प्रियांशु कह रहा है मैम आप बहुत ज्यादा सुंदर हो, थैंक यू प्रियांशु यार, दिल दिल की बोल रहा हूँ ना, मेरा दिल सुंदर होगा। क्लियर है, क्लियर है टोटल। अच्छा ठीक है, ओके, आगे बढ़ जाए। किसी को कोई डाउट या क्लियर तो जल्दी से बता दो। कोई कह रहा है मेरी इंस्टा आईडी ये है, उसने अपनी आईडी लिख दी है, उसने लिखा है सपोर्ट करो।
रिपोर्ट करते हैं बेटा, उसको रिपोर्ट कहते हैं, उसको तुमने गलती से स्पेलिंग गलत लिख दी है उसे कहते हैं रिपोर्ट कर। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मजाक। आगे बढ़े। क्लियर 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 क्लियर। चलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो मेरे ख्याल से सभी को क्लियर हो गया होगा। खैर आपने, अगेन मैं बोल दूं, आप पढ़ के आए हो ये चीज, बट फिर भी मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब हमें 4 चीजें पढ़नी है, 4 टॉपिक्स पढ़ने। एक होता है एटॉमिक मास, एक होता है मॉलिक्यूलर मास, फिर एवरेज एटॉमिक मास, और फिर उसके बाद फॉर्मूला मास। 4 तरीके के मासेस को आप पढ़ोगे, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, एवरेज एटॉमिक मास, और फिर आ जाएगा फॉर्मूला मास। ठीक है, एटॉमिक मास का मतलब समझो, एक एटम का जो मास है वो उसका एटॉमिक मास है। एक एटम का जो भी मास होता है वो उसका एटॉमिक मास होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बाप रे, इतनी तेजी से चैट चल रही है, मैं पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ बट मैं पढ़ ही नहीं पा रही हूँ। कोई कुछ तो लिख रहा है, ठीक है, इंस्टाग्राम से रिलेटेड। बेटा मैंने पहले भी बोला, इंस्टाग्राम का कोई भी क्वेश्चन 5 छोड़ो, 4 छोड़ो, 3 छोड़ो, 2 छोड़ो, 1 नंबर का भी नहीं आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो उसको बाद में कर लेना, अभी पढ़ लो। ठीक है, एटॉमिक मास का मतलब समझो, किसी एटम का जो मास है वो उसका एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास को डिनोट करते हो आप जेड से, सिंबल होता है जेड, और ये होता है क्या, जेड इक्वल्स टू पी इक्वल्स टू ई। खैर मैं इसको पी इक्वल्स टू ई भी नहीं लिखूंगी, मैं और डिटेल में आपको बता दूं। मतलब सही है, जेड इक्वल्स टू पी इक्वल्स टू ई, पर ई कब बराबर होता है वो आप याद रखना, बताऊंगी भी। ठीक है, ये होता है एटॉमिक मास। ठीक है, सॉरी एटॉमिक मास, सॉरी एटॉमिक नंबर बोल दिया, सॉरी 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 सॉरी, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास वही मैं सोचूं, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो आपके चैप्टर 2 में। ठीक है, हाँ सॉरी, एटॉमिक मास होता है P प्लस एन, जेड से डिनोट करोगे, इट इज इक्वल्स टू P प्लस एन। ठीक है, Z इक्वल्स टू P प्लस एन। ए से डिनोट करोगे, Z से नहीं, ए से डिनोट करोगे एटॉमिक मास। एटॉमिक मास A इज इक्वल्स टू P प्लस एन, यानी कि जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं, दैट इज एटॉमिक मास, दैट इज उसका एटॉमिक मास। एटॉमिक मास की जो यूनिट होती है वो होती है ग्राम। ठीक है, कई जगह इसको AMU भी लिखा रहता है, जिसको आज के टाइम पे सिर्फ U से डिनोट किया जाता है। AMU इज एटॉमिक मास यूनिट, या इसको यूनिफाइड यूनिट भी कह सकते हो। ठीक है, AMU का मतलब पता है किसी को क्या होता है? अगर मैं आपसे बोलूं एक कार्बन एटम को लो, उसके 12 हिस्से कर दो, 1/12 ऑफ कार्बन, मतलब एक कार्बन के 12 हिस्से कर दो, और फिर एक टुकड़ा उठाओ, एक कार्बन का एटम उठाओ, उसके 12 हिस्से कर दो। अब जो एक हिस्सा है वो हो गया 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम, है ना? तो एक AMU उसी के बराबर होता है। उस एक हिस्से से, भाई शुरुआत में ना आप ऐसे मास वास कैलकुलेट इजीली नहीं कर पाते थे, तो AMU वर्ड आया था। वो कहता था कि कार्बन को एक हमने मान लिया, एक ऐसा एटम मान लिया जो हमारे लिए एक मेन एटम बन गया। ठीक है, उसके 12 हिस्से कर दिए, क्योंकि कार्बन का मास होता था 12। ठीक है, तो बोला 12 हिस्से कर दो। अब एक हिस्से का मास कितना हो गया, एक ग्राम या एक AMU। अब इसको उठाओ और इससे बाकी एलिमेंट्स को कंपेयर कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का मास होता है लेट्स से 1, क्यों होता है? क्योंकि ये हाइड्रोजन 1 गुना भारी था उस कार्बन के एक हिस्से से। हीलियम का मास होता है 4, क्यों होता है? वो 4 गुना भारी है उस एक कार्बन के हिस्से से। सोडियम का मास होता है 23, क्यों होता है? क्योंकि वो एक जो हिस्सा था कार्बन का, जो 1/12 आपने तोड़ा था, उससे 23 गुना भारी था सोडियम, तो उसका मास आ गया 23। अब हमारे लिए बड़ी खुशी की बात यह है कि जो भी AMU होता है और ग्राम होता है वो आपस में बराबर होता है, मतलब मैम ऑलमोस्ट बराबर होता है, तो आपको बराबर ही याद रखना है। मतलब मैंने बोला कोई चीज का 1 ग्राम, तो वही होता है उसका 1 AMU। AMU और ग्राम आपस में बराबर होता है। मैंने बोला ऑलमोस्ट बराबर होता है, पर आप केमिस्ट्री में बोल सकते हो बराबर होता है। जो भी AMU है वही ग्राम है। मतलब मैंने बोला 2 AMU तो 2 ग्राम, 3 AMU 3 ग्राम, 4 AMU 4 ग्राम। तो मैजिक कह लो चाहे जो कह लो, हमारी किस्मत अच्छी थी कह लो, कि जितना भी AMU की वैल्यू होती है वही ग्राम की वैल्यू होती है, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, तो ये होता क्या एटॉमिक मास? इट इज द टोटल मास ऑफ एन एटम व्हिच इज द सम ऑफ मासेस ऑफ इट्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देते हैं मैम हम, तो वही हो जाता है एटॉमिक मास उसका। जो एक एटॉमिक मास यूनिट होता है यानी कि 1 AMU होता है, उसे कैसे डिफाइन करते हो? मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम। ये मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट में भी पढ़ाऊंगी, आज ही पढ़ाना था बट अब थोड़ा सा नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा पाऊंगी। मान लो मैंने एक कार्बन लिया, 12 हिस्से कर दिए,
12 हिस्से कर दिए, कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पे कर दो 11 12, ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हिस्से हो गए, ठीक है 12 हिस्से हो गए कार्बन के। अब इसका एक हिस्सा उठाया, ऐसे करके दिख रहा है ना, एक हिस्सा उठाया, ये एक AMU है ना। 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन एटम। ये 1/12 हिस्सा है, टोटल 12 हिस्से थे, 12 पीसेस किए, उसका एक हिस्सा जो आपने उठाया वही एक AMU है। तो एक AMU का एग्जैक्ट मीनिंग वो आपको समझा रहे हैं कि एक कार्बन के टुकड़े को लो, 4 स्लाइस कर दो, 4 ऐसे काट दो, 12 बार काट दो, है ना। अरे मैम इससे ज्यादा बार तो वो काट के चली गई, 12 बार काटने, ठीक है तो 12 बार काट दो इसको, 12 बार काट दो इसको। काटेगी कैसे बेटा, कोई होना भी तो चाहिए, तुम्हारी मतलब आई मीन तुम्हें लगता है, आई मीन 12 हिस्से करे आपने, काट दिया फिर उसके बाद एक हिस्सा उठाया, वो जो एक हिस्सा है वो 1/12 ऑफ कार्बन एटम है, मतलब जो 12 हिस्से थे उसमें से एक हिस्सा है, ठीक है। तो कार्बन का ओवरऑल मास होता है 12 ग्राम या 12 AMU, तो एक AMU एक हिस्से का होता है। इसी को उठा के बाकी एलिमेंट्स बाकी एटम्स का मास निकालते हैं, जो मैंने आपको बताया। हीलियम का मास 4 क्यों है, क्योंकि इससे 4 गुना भारी था। कार्बन का मास लेट से 35.5 के, ऐसे बता रही हूं मैं ऐसे, वैसे तो खैर उसका आइसोटोप्स का सब निकलता है मैम, वो 35.5 गुना भारी था। तो ये पूरा का पूरा इसका रीजन होता है। तो मैं बताना चैट बॉक्स में क्या लिखना है, पता है ना हमारे बच्चों को, पता है ना। चलो एटॉमिक मास आपको पता है किसका क्या होता है, किसका एटॉमिक मास क्या होता है ये भी पता होना चाहिए, है ना। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, हीलियम का एटॉमिक मास 4 होता है, लिथियम का एटॉमिक मास 7 होता है ना। बेरिलियम का एटॉमिक मास, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, फिर उसके बाद क्या हो गया 10 हो गया, सोडियम, मैग्नीशियम, है ना, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, 13 14 15 फॉस्फोरस, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन, 18 आर्गन, 19 पोटेशियम, 20 कैल्शियम, है ना। सभी का मास आपको पता होना चाहिए। मास निकालते कैसे, किसी को पता है मास निकालने का तरीका पता है। मैं आपको दो तरीके बताती हूँ, पहला तरीका बेटा, कोई भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो देखो। एटॉमिक नंबर सबको आता है 20 तक, है ना। मैं सेकेंड चैप्टर में आपको 30 तक के एटॉमिक नंबर याद करा दूंगी, ठीक है। एटॉमिक नंबर सबको याद हो जाएंगे, ठीक है मैम। अगर किसी का एटॉमिक नंबर इवन है, या तो इवन होगा या तो ऑड होगा एटॉमिक नंबर। अगर इवन है तो जो भी उसका एटॉमिक नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा एटॉमिक मास का, एटॉमिक मास मिल जाएगा। अगर ऑड है तो 2 से मल्टीप्लाई करके +1 कर दो तो आ जाएगा उसका एटॉमिक मास। ये एक जनरल सॉल्यूशन है, ये एक जनरल तरीका है, ये एक जनरल तरीका है ज्यादातर एलिमेंट्स का एटॉमिक मास निकालने का। अब मैं आपको देखो एग्जांपल समझाती हूँ, किसी किसी के दिमाग से उड़ गया होगा ये क्या हो रहा है। जैसे कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन है ना। हीलियम का मास 2 कैसे, 4 कैसे, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2 एक इवन नंबर है। तो हीलियम के लिए हमने क्या किया, 2 इसका एटॉमिक नंबर है, Z की वैल्यू है जो कि एक इवन नंबर है, तो 2 × 2 कर दिया, आंसर आ गया 4 AMU या 4 ग्राम या 4U कुछ भी लिख लो, ये होता है मास ऑफ हीलियम। सोचो लिथियम 7 कैसे आया होगा, लिथियम 7 कैसे आया होगा मैम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 3, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3 होता है इसके Z की वैल्यू जो कि एक ऑड वैल्यू है। अगर ऑड है तो हमारी ट्रिक क्या है, इंटू 2 +1 कर दो, तो 2 × 2 3 × 2 3 × 2 +1 कितना आ जाएगा 7 AMU। तो इसका आंसर होता है 7 AMU, 7 ग्राम कुछ भी लिख लो। बेरिलियम 4 होता है, 4 एक इवन नंबर है, तो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 4 × 2 8। बोरॉन का मास बताओ। हाँ कुछ एक्सेप्शन भी आएंगे, जैसे कार्बन, जैसे मतलब एक एक्सेप्शन आएंगे। नेक्स्ट है कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 एक इवन नंबर है, तो 6 × 2 डायरेक्टली 12 AMU इसका मास होता है, ऑलमोस्ट 12 होता है, 12 पॉइंट कुछ होता है। नाइट्रोजन 7 एक ऑड नंबर है, तो 7 × 2 +1 करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन इसका मास होता तो 14 ही है, तो कुछ एक्सेप्शन आएंगे। ऑक्सीजन होता है 8 2 16 AMU, है ना। इस तरीके से कर लेना। जैसे सोडियम कर लेते हैं, सोडियम क्या है मैम, एटॉमिक नंबर है 11 एक इवन नंबर है, तो 11 × 2 +1 22 +1 23 AMU।
मैग्नीशियम 12 एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर होता है तो इंटू 2 करते हो केवल, तो 12 2 24 AMU इसका मास होता है ना। जैसे पोटेशियम 19 होता है जो कि एक ऑड नंबर है, तो 19 इंटू 2 प्लस 1 करते हो, है ना। वही कैल्शियम 20 एक इवन नंबर होता है, तो इंटू 2 करके डायरेक्टली 40 AMU लिखते हो, है ना। इस तरीके से आप एटॉमिक नंबर निकालते हो। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं यहाँ पे, बिल्कुल एक्सेप्शंस होते हैं, क्लोरीन एक एक्सेप्शन होता है, हाइड्रोजन एक्सेप्शन होता है ना, तो कुछ एक्सेप्शंस भी होंगे, पर ये सबसे इजीएस्ट ट्रिक होती है एटॉमिक नंबर निकालने की। तो आपका एक होमवर्क भी है कि आप भाई इसको खुद से कैलकुलेट करना सबके एटॉमिक मास, ठीक है, और फिर रीचेक कर लेना, आपके एनसीईआरटी में भी गिवन होगा, नहीं होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको मतलब पढ़ा देंगे वापस से, मतलब आप आंसर देख लेंगे करेक्ट आ रहा है नहीं, ठीक है। तो सबके 20 तक एटलीस्ट आपको एटॉमिक मास बेटा बाय हार्ट रट लो इसको, चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 9 तक कहीं ना कहीं हर जगह इसका इस्तेमाल होगा, ठीक है। आपको 11th क्लास में खैर कई बार दिया भी रहता है एटॉमिक मास, पर कई बार नहीं भी दिया रहता है, तो आपको इसको याद रखना है। तो बेसिकली ये 2 ट्रिक याद रखना। मैं वापस से बोलूं, देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, पर ये ट्रिक आपकी बहुत जरूरी है, बहुत मजेदार ट्रिक है, याद रखना हमेशा, ठीक है। और यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ, इतने डिटेल में आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है ये सब, एनसीईआरटी में सब कुछ नहीं बता रहा है, वो सिर्फ एटॉमिक मास की डेफिनेशन बता रहा है और मीनिंग बता रहा है। और मैं आपसे चाहूंगी कि आप इसको भाई याद रखो, क्योंकि एटॉमिक मास किसका क्या होता है ये भी जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं होगा, ये कई बार तो आपको बिल्कुल भी कुछ गिवन नहीं होगा, तो आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है। ओके मैम बाय, छुट्टी कर दो, छुट्टी की क्या बात है भाई, ये क्या बात है, हाँ तुमको पता है कितने सारे पेजेस, तुमको पता है मैं मोल कॉन्सेप्ट भी आज पढ़ाने वाली थी, हाँ मैं पढ़ाने तो आज मोल कॉन्सेप्ट भी वाली थी। चलो अच्छा चलो ठीक है, हेडिंग लगाओ एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास। यार ये तुम लोग थोड़ा शुरुआत में इतना ना बच्चे मत बना करो, एक तो ये जो छोटे छोटे बच्चे बनने की तुम्हारी आदत है ना, ये मत बनो, जबरदस्ती बाय क्यों कर रहे हो यार, ये क्या बात हुई। और ये तुम लोग मैमड़ा मैमड़ा क्यों बोल रहे हो, तो मुझे पिछले साल वाले बच्चे ऐसे बोल देते थे, तुम्हें किसने बताया, मैं नहीं बोल दिया क्या 1-2 बार, हाँ ये मैमड़ा मैमड़ा करके मुझे तो वो लोग सारी बातें मनवाते थे ना, तुम मत करो ये वाली ट्रिक, ये ट्रिक मत अपनाओ कि मैमड़ा मैमड़ा कर देंगे, प्यार से मैम को मना लेंगे। एवरेज एटॉमिक मास हेडिंग लगा लो चुपचाप। पता है पिछली बार ना 3 क्लासेस होती थी, केवल 3 क्लासेस होती थी हफ्ते में, हाँ आपकी 4, आपकी क्लासेस बढ़वा दी, तुमसे ज्यादा प्यार करते हैं ना, तुम कोई क्या कहते हैं उसे, सोना या सिल्वर, गोल्ड तो सिल्वर तो हो नहीं, तुम तो डायमंड हो ना यार, तो डायमंड को थोड़ा सा ज्यादा प्यार करना है हमको ठीक है, क्या तो ये प्यार है नफरत, ज्यादा क्यों दिख रहे हो आप मैम चलो ठीक है। भाई कितने शैतान हो यार, ये नहीं कह रहे हो मैम छुट्टी कर दो, बाय लिख रहे हो सीधा। खैर कोई नहीं, वैसे मेरे को भी थोड़ा ये वाला सेशन जल्दी करना था, तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि एवरेज एटॉमिक मास पे ही हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मेक श्योर कि एटॉमिक मास पढ़े बिना मत आना, ठीक है, पढ़ के ही आना, रिवीजन करके ही आना। आई होप आप सारी क्लासेस में वैसे भी रिवीजन कर रहे होगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज 1 ही घंटे की क्लास हुई है, ठीक है कोई नहीं, वैसे मैं आज वैसे भी आपकी 1 ही घंटे की क्लास लेने वाली थी, तो तुम ये मत सोचना तुमने मुझे मना लिया है। मैं आज क्लास ज्यादा एक्सटेंड नहीं करती, क्योंकि आज मेरी 3-3 क्लासेस हैं, तो मैं आज की क्लास वैसे भी यही टाइम रखने वाली थी। ट्यूसडे को जनरली मैं 1 घंटे के आसपास ही खत्म करूंगी, ट्यूसडे को एक साथ मेरी बहुत सारी क्लासेस होती हैं, सो यस। लेकिन कल हम एक बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, विच इज मोल कॉन्सेप्ट। तो कोशिश करना जितना पढ़ाया है वो पढ़ के आना। एवरेज एटॉमिक मास से हम रीस्टार्ट करेंगे सारी चीजें, कोशिश करना आप हर चीज पढ़ के आओ और मोल कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझो। मोल कॉन्सेप्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, शायद आपको पता हो शायद ना पता हो, बट ये एज इट इज 12th में भी पूछा जाएगा, 12th में भी सब कुछ सेम रहने वाला है, और मोल कॉन्सेप्ट आपका पीछा नहीं छोड़ता जब तक आपके पास केमिस्ट्री होती है, ठीक है। सो मेक श्योर सब कुछ रिवाइज करके आना। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। खत्म, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं विद द सेम एनर्जी, ठीक है। और बाय कर देती हूँ मैं अपने सारे पॉजिटिव बच्चों को, पॉजिटिव मतलब ही बच्चों को। बाय बाय एवरीवन फ्रॉम योर मिस एक्सेप्शन, और कोशिश करना रिवाइज कर लेना, ठीक है। भले ही मैं तुम्हें क्लास में याद कराऊं, समझाऊं, पढ़ाऊं, रीड करवाऊं, सब करवा दूंगी, बट बस थोड़ा सा 15-20 मिनट क्लास में आने से पहले मेक श्योर थोड़ा सा एक बार रिवाइज जरूर किया करो। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, बाय 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 बाय, टेक केयर।